नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का यह प्रीवियस ईयर पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, और यह 1 to 5 के लिए है। तो दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी 2011 से लेकर 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं आपके यूपी टेट के, वो सभी पेपर इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जब भी इस पर पेपर पढ़ें तो आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें। तो चलते हैं, करते हैं इस अपने पेपर की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन का? 44 है, बी 23 है, सी 40 है, डी 21। तो इसका 21% है ऑक्सीजन का। इसके बारे में पढ़ते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कौन कौन सी गैसों का कितना है। नाइट्रोजन का है 78.08%, ऑक्सीजन का है 20.95%, आर्गन का है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.038%, नियोन का 0.0018%, हीलियम का 0.0005% और मीथेन का है आपका 0.00017%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए है सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, केल्विन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परम तापक्रम पैमाना है। इसके बारे में पढ़ते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। केल्विन पैमाने को परमताप पैमाना भी कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों में, सभी हरे पौधों में, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा और वायरसों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सभी हरे पौधों द्वारा। सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो इसका है सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ये किस में मापा जाता है? तो आपका डेसिमल नहीं है, यह डेसिबल में है। ऑप्शन सी सही है आपका, डेसिबल। इसके बारे में पढ़ते हैं। तेज ध्वनि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। यह अवांछित ध्वनि मानव में अशांति एवं बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसी इकाई के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। चलते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। तो इसका ऑप्शन है सही, सबसे ज़्यादा तो प्लास्टिक ही हानिकारक है पर्यावरण के लिए। तो पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। देखिए, प्लास्टिक अक्षयकारी प्रदूषक है जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होता, यानी कि यह नष्ट नहीं होता जीवाणुओं द्वारा प्लास्टिक जमीन के अंदर। इनकी विघटन की क्रिया कम होती है। प्लास्टिक मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या था? प्लास्टिक था। चलते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन विश्व
ऊष्मायन का कारण है? ए है जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व ऊष्मायन का कारण कौन सा? वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी सही है। इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व ऊष्मायन का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। ये सभी कैसी गैसें हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनको ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में इन गैसों की सांद्रता बढ़ती है जिस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवर्त क्या है? जो है लगभग 3/4, बी है 1/2, सी है 1/4, डी है 2/3। तो क्वेश्चन है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवर्त क्या है? जो है लगभग। तो ये ऑप्शन ये शायद रिजेक्ट कर दिया था आयोग ने। देखो यह पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा है तथा संपूर्ण जलमंडल का 96.5% भाग समुद्री यानी कि खारा जल है, जबकि 3.5 भाग मीठा या मृदु जल है। पृथ्वी पर जल तथा स्थल का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। तो इसका ऑप्शन नहीं लगाया है क्योंकि इसका ऑप्शन दे नहीं रखा, क्योंकि इसका परसेंटेज में दे रखा था। तो यहाँ 71%। तो कितना है? 31% जल है पृथ्वी को जो घेरे हुए है। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण होता है? ए है सिलिका, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, डी है सोडियम कार्बोनेट। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट कार्स्ट प्रदेश की वो आकृतियाँ हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण के कारण होता है। तलहटी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, उन पर जब वर्षा का पानी गिरता है तो वे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? कौन सा है? ए है धुआं एवं कुहासा वायुमंडल का एक उदाहरण है। तो ये भी है वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी वायु प्रदूषण का है। जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस, ये भी है। इनमें सही तो ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें सभी। इसके बारे में पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्गार तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें, जबकि मानव जनित स्रोतों में गैसें व धूम कणकीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें व धुएं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सभी उदाहरण वायु प्रदूषण के हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन था। 10 नंबर है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले, चमड़े के थैले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लास्टिक के थैलों को यानी कि और भी देश रोकते हैं उपयोग करने से। भारत तथा विश्व के अन्य देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम मुख्यतः प्लास्टिक थैलों के प्रयोग को रोकता है। वर्तमान में प्लास्टिक का प्रयोग अत्यधिक होता है जो अक्षयकारी प्रदूषक है। यह मुख्यतः मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो कौन सा है? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण ये तालाब है आपका। अगर हम बात करें और भी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो घास है, स्थल, घास स्थल, वन, तालाब, झील इत्यादि, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे जीवीय कारक हैं और जंतु भी जीवीय कारक हैं, सूक्ष्म जीव भी जीवीय कारक हैं। तो नहीं है, कौन नहीं है? तो ये प्रस्तर, ये ऑप्शन आपका सही है, प्रस्तर। प्रस्तर आपका नहीं है। तो पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव जैविक कारक हैं, जबकि प्रस्तर, पत्थर, वायु, ताप, मृदा, जल इत्यादि ये अजैविक कारक हैं, ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो स्थलमंडल, तो यही ऑप्शन सही है, स्थलमंडल में ही अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वायुमंडल नहीं है, जलमंडल नहीं है, प्रकाशमंडल आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 14, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है, पैरासाइट कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, ओमनिवोर कहा जाता है। तो क्या है? अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्कैवेंजर उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जंतुओं को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हाइना एवं गिद्ध, ये दोनों क्या है? ये आपके मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, हाइना एवं गिद्ध। ये आपके स्कैवेंजर के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ये नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये नहीं है, ये नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन पर प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस हैं। तो सल्फर मिश्रित गैस कौन कौन सी है? एक तो H2S, SF6, SO2। तो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है, डी। देखिए, SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि प्रश्न में दिए गए सभी गैसें वातावरण के लिए हानिकारक है, परंतु उन सब में SO2 सर्वाधिक हानिकारक है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है। पढ़ते हैं 17 नंबर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा। तो ये बात सही है, वृक्ष लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा और सूर्य प्रकाश द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही है। पेड़ पौधे वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो कैसे कम करेंगे वायु प्रदूषण को? हम पेड़ पौधे लगाकर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, ये ऑप्शन नहीं है। 5 जनवरी को, ये भी नहीं है। 5 जून, ये सही है आपका, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ये ओजोन परत, ये आपकी सुरक्षित रखती है पृथ्वी को। आयनमंडल नहीं है, क्षोभमंडल नहीं है, चुंबक मंडल नहीं है।
तो ओजोन सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और यह समता मंडल में पाई जाती है ओजोन, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी पर आ जाएगी तो त्वचा से संबंधित कैंसर रोग हो जाते हैं। जो त्वचा से संबंधित रोग हैं वो होते हैं। चलते हैं 20 नंबर। किसी जगह के फ्लोरा तथा फैना सूचित करता है। ऑप्शन ए पेड़ पौधे एवं जंतुएं, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा और फौना सूचित करता है, ये किसको करता है, तो ये पेड़ पौधे और जंतुओं को। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरा तथा फौना शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। फ्लोरा सामान्य रूप में पेड़ पौधे का तथा फौना सामान्य रूप में जंतुओं को संसूचित करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21। विश्व में ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ये ऑप्शन है वाहनों से निकली गैस, बी है पेड़ पौधों से निकली गैस, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी है रसोई गैस। तो विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, तो ये है वाहनों से निकली गैस, ये ऊष्मायन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। विश्व ऊष्मायन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं मीथेन गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजन में ईंधन के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में विश्व ऊष्मायन का प्रमुख कारक होती हैं। अगला ऑप्शन है 22 नंबर है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो धातु में प्रस्तर आपका विटुमेन, ऑप्शन नंबर ए, बी बॉक्साइड, सी मेटालाइट, डी अयस्क। तो इसका सही ऑप्शन है अयस्क, यानी धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी धातुएं अयस्क रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं धात्विक अयस्कों को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अगला है 23 नंबर, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। यदि पेड़ पौधे जो प्रदूषण को घटाते हैं, क्या अवशोषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो यह किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण को कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 24 नंबर है, भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किस में, ऑप्शन नंबर ए है बोफोर्ट पैमाने में, बी है डेसिबल में, सी है न्यूटन में और डी है रिएक्टर पैमाने पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी रिएक्टर पैमाने में भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह यंत्र भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों को निरंतर अभिलिखित करता है। इसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस पैमाने को चार्ल्स रिएक्टर ने विकसित किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो जल स्तर वृद्धि में महासागरों में क्या कारण है। नंबर ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, नंबर बी अत्यधिक वर्षा, नंबर सी अम्ल वर्षा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर में वृद्धि किस कारण होती है, तो ये होती है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। यानी जब ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ जब पिघलेगी तो महासागर का जल स्तर बढ़ जाएगा। ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में उपस्थित ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इन बर्फ के चट्टानों के पिघलने से महासागरीय जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अगला है 26 नंबर, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा
की देखभाल करती है। तो कौन सी संस्था है जो पर्यावरण देखभाल की सुरक्षा करती है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेटा, और नंबर डी है UN। तो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है कौन सी संस्था है, तो इसमें आपका ये WWF भी है, पेटा भी है और UN भी है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई थी। इस संगठन का प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा है। WWF का प्रमुख उद्देश्य आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिकी विभिन्नताओं का संरक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पृथ्वी पर संसाधनों का दोहन पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे भावी पीढ़ी के हितों को सुरक्षित किया जा सके। WWF के अलावा पेटा तथा UN भी पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने से संबंधित संस्था संगठन हैं, यानी पेटा भी है, UN भी है और WWF भी है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो क्या होगा, कीटनाशियों को ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, इनमें से सभी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का हम प्रयोग करेंगे तो ये आपका जल प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण होता है इससे ज़्यादातर। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान समय में फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि में नई नई पद्धतियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कृषि में इन पद्धतियों के चलते रासायनिक उर्वरकों, अपतरण नाशकों एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में भी तीव्र वृद्धि। इन रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी है एनहाइड्रस लवण, सी है हाइड्रोफिलिक लवण, डी है हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण जल का अवशोषण करता है। ये लवण वातावरण में पाए जाने वाले जल के अणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो प्रयुक्त पद क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए है क्रोड संरक्षण, बी है स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण और डी है परिधीय संरक्षण। तो इसका ऑप्शन है बी स्वस्थानीय संरक्षण। वन्य जीवन का स्वस्थानीय संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण प्राकृतिक आवास में किया जाता है। अतः इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चरागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण आवश्यक होता है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर, सामुद्रिक कछपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीपीय के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कछप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो सामुद्रिक कछपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है आपका कैंसेप्स रिडले, बी ऑप्शन है लागर हेड, सी है ऑलिव रिडले, डी है फ्लैटबैक। तो इसका ऑप्शन है सही ऑलिव रिडले। इसके बारे में पढ़ते हैं।
प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार भारतीय महाद्वीप के जलीय भागों में पाए जाने वाले समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या ऑलिव रिडले की प्रजातियों की है। तो किसकी है सबसे ज़्यादा? ऑलिव रिडले हैं, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यही है, आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो दोस्तों आपका ये 2011 का पेपर समाप्त हुआ। चलेंगे अगले इस 2013 के पेपर की तरफ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें वो आप तक पहुँचे। तो अब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।